नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों हम 3000 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं, जो उसी के क्रम में ये अगली वीडियो है आपकी। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में हमें छंद बताना है कि इनमें कौन सा छंद है। ठीक है, क्या बताना हमें? छंद। तो इसमें छंद है, इसमें कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। निम्न में कौन मात्रिक छंद है? तो इनमें से हमें बताना कि इनमें मात्रिक छंद कौन सा है। तो मात्रिक छंद कौन सा है इनमें से? तो ये सभी मात्रिक छंद है हमारे। छंद कितने होते हैं? वैसे तो 3 दे रखे हैं बुक में, लेकिन एग्जाम में पूछे गया तो हमेशा ऑप्शन 2 ही दे रखे हैं, वर्णिक और मात्रिक। यही सही मानते हैं। ठीक है, तो ये कौन से हैं? मात्रिक छंद है। दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, ये सब हमारे मात्रिक छंद है। इसी तरह से वर्णिक छंद भी देख लेना कि उसमें कौन कौन से आते हैं, क्योंकि जैसे आप मात्रिक पूछे फिर वर्णिक पूछ ले में। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो उपर्युक्त पंक्ति में रस है भक्ति रस। ठीक है, चाहे इसमें शांत रस आता तब भी इसमें शांत रस होता। ये बिहारी जी का दोहा है, उन्होंने बिहारी सत्सई में लिखा है ये, क्योंकि अलग से अगर पूछ लें तो किसका दोहा है, तो ये बिहारी जी का दोहा बिहारी सत्सई से लिया होगा। आगे देखते हैं। बस यही कहूंगी कि जो लगातार कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, वो हमेशा सफल होते हैं। इसलिए मेहनत करते रहो, लगे रहो। ठीक है, कोई ये मत सोचो कि एक दिन में मिल जाएगी सफलता, लेकिन एक दिन अवश्य सफलता मिलती है। इसलिए लगे रहो। जो लगातार मेहनत करते हैं, सफलता भी उन्हीं को मिलती है। ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? शांत रस है। और ये पंक्तियां किसकी हैं? ये मीराबाई जी की पंक्तियां हैं। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? करुण रस है। और ये पंक्तियां किसकी हैं? ये निराला जी की हैं। ऐसे ही एक मिलती जुलती एक आती है महादेवी जी की पंक्तियां, मैं नीर भरी दुख की बदरी। वो भी एग्जाम में बहुत पूछी आती है। ठीक है, नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। खिला जो ही बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में अलंकार बताना है। तो इनमें अलंकार कौन है? उपमा अलंकार है। और ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, कमायनी, उससे ली गई पंक्तियां, क्योंकि ये पंक्तियां ऐसे भी एग्जाम में पूछी गई हैं कि इनमें कौन सा किसकी पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इनमें कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। और ये पंक्तियां जो हैं ये सूरदास जी के पद हैं, उससे ली गई। ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं। सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सब दास, और कभी अधोत सम जहां तेह करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें किसका? यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कि सूर चंद्रमा है, सूर सूरज है, और तुलसी चंद्रमा है। तुलसी शशि और केशवदास सितारे हैं। इस तरह से मतलब इसका अर्थ है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिये के सूल। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें कौन सा छंद है? ये दोहा छंद है। और ये पंक्तियां भारतेंदु हरिचंद की हैं, ये एग्जाम में पूछी गई हैं। मैं इसीलिए बता रही हूँ पंक्तियां भी आपको, क्योंकि ये पंक्तियां भी पूछी गई। इसमें तो यहाँ अलंकार और छंद पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसमें पंक्तियां भी पूछी जाती हैं कि ये पंक्तियां किसकी हैं।
छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है? छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है? ये छंद शास्त्र है, ठीक है, यहाँ थोड़ा गलत है लिखा हुआ, तो ये कौन है? पिंगल। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? आगे देखते हैं, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी क्षेत्र में स्थित है? तो किस क्षेत्र में स्थित है, मतलब जो बिहार की जो क्षेत्र की बोली है वो कौन सी है? वो है मगही। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह होगा, ये इसका समास विग्रह क्या होगा? दिनम दिनम प्रति, ठीक है। संस्कृत के भी सारे समास देख लेना, क्योंकि ये वाला जो है दिनम दिनम प्रति, ये तो बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो वो है कर्मधारय समास। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है। नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में समास बताना है हमें, तो इसमें है कर्मधारय समास। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ब्राह्मण से, पैसाची लहंदा और शोरसैनी से पश्चिमी हिंदी, और ये मगही जो ये बोली है, ठीक है। अब मगही है इसकी बिहार की। बनाफरी, ये है बनारसी लिख रहा है ना, बनाफरी है ये। बनाफरी किसकी उपबोली है? बनाफरी, ये है बनाफरी। बा ना फरी, ये हो गया बना फरी, ठीक है। ये बनाफरी है, ये बनारसी नहीं है। तो ये बनाफरी किसकी उपबोली है? तो ये है बुंदेली की बनाफरी, ठीक है। आगे देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोली हैं? 5 हैं। और अब जो है दक्षिणी हिंदी भी इसमें जोड़ दी गई, तो 6। अगर ऑप्शन में 6 है तो वो भी सही होगा, क्योंकि 5 तो उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां आती हैं कहीं कहीं, लेकिन अब एग्जाम में मानते हैं 18 बोलियां, ठीक है। तो अगर 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। कौन सी नहीं आती है? कोरबी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। कोरबी और बुंदेली आती हैं, और छत्तीसगढ़ी, ये छत्तीसगढ़ ये राज्य हो गया, और छत्तीसगढ़ी क्या हो गई? ये है अवधी बंगेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। ये पूर्व हिंदी की बोली है। खड़ी बोली की पहली रचना, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो वो है लल्लूलाल प्रेम सागर। और खड़ी बोली शब्द का पहले प्रयोग भी लल्लूलाल के प्रेम सागर में हुआ है, अगर क्वेश्चन आए तो। निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण बताना है, तो महाप्राण हमारे हो गए कौन से? दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, तो पहला, तीसरा और पांचवा क्या हो गया? अल्प प्राण। तो का क्या हो गया? अल्प प्राण। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है? तो वो है णा, ठीक है। टा, ठा, ढा, ये सब क्या है? मूर्धन्य ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? तो देशज शब्द कौन सा है? इसमें जूता है। कोरवी भाषा का उदय किस से हुआ है? तो कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से। भाषा से संबंध 2-3 क्वेश्चन कम से कम प्रत्येक एग्जाम में आते हैं, और इसकी वीडियो में डाल भी चुकी हूँ अलग से, उसको देख लेना। सभी महत्वपूर्ण वीडियो हैं, 1-2 बार जरूर देखना उन्हें। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। दशानन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है दशानन?
तो दशानन कौन सा शब्द है? योग रूढ़। और योग रूढ़ में ना ज्यादातर बहुव्रीहि समास के उदाहरण आते हैं सब। ठीक है, सबसे बड़ी पहचान ये भी है इसकी। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो इसमें से बताना क्या सत्य नहीं है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यह दाएं से बाएं को लिखी जाती है, तो ये तो सही है, सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये दाएं से बाएं को लिखी जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि बाएं से दाएं को लिखी जाती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया ये वाला ऑप्शन हमारा। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, ये सही है। यह वर्णिक लिपि है, तो वर्णिक लिपि नहीं है, अक्षरिक लिपि है। कैसी लिपि है हमारी देवनागरी? अक्षरिक लिपि है, तो एक ये ऑप्शन गलत है इसमें। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिरोरेखा तो हम बांधते हैं, जैसे ये बंधी हुई है, का के ऊपर है ये। ठीक है, इसे सिरोरेखा बोलते हैं। तो इसके दो ऑप्शन गलत हैं, पहला और सी, ए और सी, ये दो ऑप्शन गलत दे रखे हैं इसमें। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन क्या है, ये ना विवादित ही होते हैं हमेशा, जब भी एग्जाम में आते हैं विवादित होते हैं, क्योंकि इनके दो ऑप्शन सही हैं और हमें आंसर की में भरना है एक ही, तो एक ही तो भरेंगे हम, दो कहाँ से भरेंगे इसमें, ये विवादित हो जाते हैं। आगे देखते हैं। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो देवनागरी लिपि हमारी क्या है? मूलतः अक्षरात्मक है, क्योंकि देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण के लिए अक्षर है, जो बोलते हैं हम लिखते हैं ना उसे। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर जो वर्ण है वो कितने हैं? 11 हैं। देखो इसमें 13 भी दे रखे हैं, ये गलत है, क्योंकि जब उसमें पूछते हैं या तो उसमें जोड़ दे के पूछे कि मूल स्वर कितने हैं, तब हम 13 लगा सकते हैं, लेकिन अगर खाली स्वर पूछा है तो वो 11 टिक करेंगे हम। ठीक। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। बादल का पर्यायवाची शब्द बताना है, नहीं है, तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? मरकट। मरकट किसका पर्यायवाची है? ये बंदर का है। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस अभ्यास। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो ये है बहुवचन। ठीक है, साधु आ रहे हैं, इसमें साधु क्या कौन से वचन में है? बहुवचन में है। ठीक है, साधु के लिए हमेशा बहुवचन ही आता है। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें है अधिकरण कारक, में पर ऊपर। ठीक है, तो कहाँ? डाली पर बैठा है। जैसे बिल्ली छत से कूदी, अपदान कारक। ठीक है, करण कारक, राम ने रावण को मारा बाण से, तो किससे मारा? बाण से, तो करण कारक। इस तरह से ना सारे कारक देख लेना, कारक से एक क्वेश्चन आता है। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो महोत्सव में कौन सी संधि है? गुण संधि है। विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय, विद्यालय। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? उरग। क्या होगा उसके लिए? उरग। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो जो आकृति शब्द है इसका समभिन्नार्थक क्या है? वो है बनावट। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है? प्राचीन। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द धोलिक है? कौन सा शब्द? ये गलत दे रखा है इसमें ऑप्शन। निम्न में से कौन सा शब्द? ये मौलिक, ये है वो है स्त्रीलिंग है, ये गलत है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्योंकि अरहर स्त्रीलिंग है इसमें। ठीक है, ये यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट है। इसमें पूछा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो अरहर क्या है? स्त्रीलिंग है।
छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ है बुरा हाल होना। ग्रहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ग्रहम प्लस गच्छति। सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें स्तुत्व संधि है, ऑप्शन डी सही होगा। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? तो कौन सी रचना भारवी की है? किरात अर्जुनीयम भारवी की रचना है। संस्कृत से संबंधित कुछ वीडियो डाल चुकी हूँ, एक दो और डालूंगी, बस वही काफी रहेंगे आपके लिए। और जो धातु रूप हैं, शब्द रूप हैं, उन्हें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके बिना याद करें तो काम नहीं चलेगा, और उनसे एक दो क्वेश्चन आते हैं आपके। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। रघुवंशम महाकाव्य कालिदास का है। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। तो मालती माधव किसकी रचना है? ये भवभूति की रचना है मालती माधव। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की रचना कौन सी नहीं है? प्रतिमा नाटकम। तो प्रतिमा नाटकम किनकी रचना है? ये भास की रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वैश्रयम, ये तीनों रचनाएं कालिदास जी की हैं। मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो वो है कालिदास। रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। राम के रूप, पिता के रूप, राम पिता, और एक दो हैं ऐसे ही आपको, राम पिता मुनि और बालक, इस तरह से मतलब ये याद कर लेना दो चार, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी मैं आपसे कह रही थी धातु रूप शब्द रूप दोनों याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनका कोई और उपाय नहीं है बिना याद करने ही पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि ये तो मतलब समझ के उसके, क्योंकि इनसे विभक्ति धातु रूप भी आते हैं और आपके शब्द रूप भी, ये भी याद करने पड़ेंगे और धातु रूप भी याद करने पड़ेंगे, रट्टा मार के याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक अपने क्वेश्चन देते हैं, आगे को और इसके जो क्वेश्चन बचे हैं इस तरह से ही अपनी सीरीज पूरी करेंगे। ठीक है, मेहनत करते रहो, लगे रहो। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।